ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। विश्वासघात के विशेषज्ञ। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता है। गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हठ धर्मिता की वजह से टूट रहा है। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। उनजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रभात रंजन जी जेडीयू पार्टी के नेता, उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनवर पाशा जी आपसे ही शुरू कर लेता हूं एक टिप्पणी, क्योंकि फिर ब्रेक लेना होगा और उसके बाद हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे। अभी क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। विजेंद्र यादव ने अभी शपथ ली। वो कुछ दिनों पहले तक ये लगातार कह रहे थे कि 16 से तो कोई समझौता होगा नहीं, हमारा गठबंधन तो आरजेडी के साथ, बाकी पार्टियां पहले से रही हैं, वो अपना देखें। तो सीटों का ये झालमेल, ये गठबंधन तोड़ा। दूसरी बात है, अब तो मान लीजिए जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब क्या बीजेपी, आपको लग रहा है कि अब तो 400 के पार है? आपकी इस पर टिप्पणी। जी शुक्रिया। अगर बीजेपी बहुत आश्वस्त है 400 के पार, तो बिहार में ये तोड़-फोड़ करने की जरूरत उसे क्यों पेश है? ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और 2024 में इंडिया अलायंस का जो एक गठबंधन, जो इंडिया अलायंस है, जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसको देख करके और उससे हताश है भाजपा। उसी के नतीजे में इस तरह के कदम उठाने की जरूरत उसको पड़ी। और वही नीतीश कुमार जी जो पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, किसके खिलाफ कर रहे थे? किस गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे थे। किन मुद्दों पर कर रहे थे? क्या वो मुद्दे खत्म हो गए? तो उससे अंदाजा होता है कि समझौतावादी जो नेचर है नीतीश कुमार जी का, उन्होंने जाकर के उन्हीं शक्तियों से, उसी तरह की विचारधारा से समझौता कर लिया जिस विचारधारा के खिलाफ कल तक। तो अनवर पाशा जी, क्या ये बातें तब आप लोगों को नहीं समझ में आई थी जब पिछली बार 2022 में वो आपके पास आए, आप लोगों ने उनका साथ कबूल कर दिया, तब ये बातें नहीं समझ में आई थी कि इनका तो इतिहास ही है, ये फिर छोड़कर चल देंगे? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो जाहिर है कि इनके बारे में जो उपाधि लोगों ने इनको दे रखी है, उस उपाधि के मुताबिक तो ये काम करते रहे हैं। तो सर ये नहीं लेना चाहिए था उस समय कि पता नहीं आज हैं कल रहेंगे, नहीं रहेंगे, लोग क्या कहेंगे। चलिए मैं एक टिप्पणी सिर्फ चाह रहा था। ये सभी का स्वागत है। जेडीयू से श्रवण कुमार इस वक्त शपथ ले रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन राजीव जेटली जी जो बात अनवर पाशा कह रहे थे उसका जवाब आप देखिए, उनका क्या जवाब दे सकता हूं। हमारे पास दो ही विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये कहता है कि देश के अंदर परिवारवाद की राजनीति को किसी न किसी रूप में खाद दे करके और पनपाया जाए, और दूसरा विकल्प ये है कि भारत को विकसित 2047 में करना है। अगर हम इन परिवारों को पालते चले गए, देश के जो नागरिक है हमारे, या उस बिहार प्रदेश के हो या किसी भी प्रदेश के हो, इन परिवारों को पालते चले गए, तो 2047 में जो प्रण देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी विघन आएगी। और मुझे लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी जो परिवारवाद से परे है, उसे ये बात समझ में आ चुकी है कि मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो इन्हें पाल लूं या अपने देश को विकसित कर दूं। जब देश को विकसित करने की बात आएगी तो कोई भी राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं उस दिशा में चलेगी। दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों और सांसदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ। अब ये बात कही जाती है बार बार कि हमें धोखा दिया या आपने हमारा साथ दिया, ये अब खुद मुझे लगता है कि निर्णय उन राजनीतिक पार्टियों को लेना है जिन राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं, आपने देखिए कि पारिवारिक संपदा को आगे बढ़ाया, अपनी लिगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। अगर वो भी आज भी इस बात के लिए सुधर जाएं और ये कहें हम अपने परिवार को पीछे करते हैं, 2047 तक अपने देश के लिए अपने हर कार्यकर्ता और अपने नेता को बोलते हैं कि उसी नीति का पालना करें। तो मुझे लेकिन राजीव जी, ये सारी बातें तब तो नहीं थी जब नीतीश कुमार आप लोगों को छोड़कर चले गए थे। अनवर पाशा वही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोग कुछ समय तक पहले कह रहे थे कि दरवाजा तो बंद हो गया, अब ये खुल ही नहीं सकता है। आप लोगों को लगा कि 2024 चुनाव में मामला गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उनको किसी तरह साथ ले आए।
24 नहीं 47। हमारे सारे जो लक्ष्य हैं वो 47 को लेकर के हैं। हमारे लक्ष्य 24 को लेकर के नहीं है। हम 47 में भारत को जो विकसित करना है उस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। उस लक्ष्य के अंदर जो भी राजनीतिक पार्टी वाहक के रूप में कार्य करना चाहती है वो सभी पार्टियां हमारी पार्टी के अंदर आमंत्रित होती है। अनवर पाशा जी, आप तो 24 कह रहे हैं कि 24 के लिए हताश हैं, ये कह रहे हैं 47 का खेल है। पहले 24 तो पार कर लें, पहले 24 तो पार कर लें, 47 का खेल भी समझ में आ जाएगा। बिहार में 40 में से एक भी सीट नहीं मिलने वाली थी। इस वक्त एनडीए को, भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलने वाली थी। उसी से बौखलाहट में आकर के उन्होंने ये काम किया है और इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। नहीं, इंडिया गठबंधन अरे कहां से इंटैक्ट है? तरह से सलामत है। अरे अनवर पाशा जी, आपकी बात सुनकर लोग हंस रहे होंगे। आप कह रहे हैं कि अभी भी इंडी गठबंधन इंटैक्ट है, मतलब जिसने गठबंधन बनवाया, जिसने पहली मीटिंग कराई, जो सभी पार्टियों नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, वही छोड़कर चल दिया। आप कह रहे हैं इंटैक्ट है। आपने जो खतरा लोकतंत्र के सामने पैदा कर दिया है, ऑटोक्रेटिक राज जिस तरह से कायम कर दिया है। नहीं, आप ये बताइए। अरे ये छोड़िए, ये सब चुनावी बातें हैं। सुरक्षित हैं। अरे अनवर पाशा जी, मुझे समझाइए गठबंधन इंटैक्ट कैसे है? क्या ये परिभाषा इंटैक्ट करने की कि जिसने गठबंधन बनवाया, जो सूत्रधार रहा, वही छोड़ के चल दिया? 47 का जो सपना है, संविधान को खत्म करने का सपना, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का सपना, वो सपना पूरा नहीं होगा 47 में। आप सोचिए जो है कि हमने संविधान जब से देश आजाद हुआ, बाबा साहब के विचारों को खत्म नहीं कर सकते। ये आपका असल सपना है और हम ऐसा नहीं करने देंगे। इंडिया जो है, इंडिया गठबंधन संविधान को बचाए रखे। मतलब संविधान को बचाने के लिए देश विकसित नहीं होना चाहिए, विकासशील रहना चाहिए। ये कौन सी परिभाषा निर्धारित कर लिया है आपने? ये कौन सी परिभाषा निर्धारित कर ली आपने? सबसे ज्यादा हंगर स्ट्राइक जो है, हंगर इंडेक्स में जो भारत का नाम है वो कहाँ है, देखा आपने? हंगर इंडेक्स में भारत का नाम कहाँ है, देखा आपने? बेरोजगारी की दशा क्या है, देखा है आपने? महंगाई की दशा क्या है, देखा है आपने? भारत सुरक्षित कितना है, चाइना से पूछिए। छोटा सा मालदीव, छोटा सा एक देश है, वो आगे दिखा रहा है। ये स्थिति हो गई है। ठीक है, चाहे वो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। राजीव जी आऊंगा, राजीव जी आऊंगा। अनवर पाशा आपके पास भी लौट कर आऊंगा, बाकी मेहमान के पास चला जाता हूं। सर, जो इतने आंकड़े दिखा रहे, तो एक आंकड़ा ये भी देख लिया करिए कि अगर भारत देश में एक राज्य में अगर जंगल राज को लेकर बातचीत की जाती है तो लोग सबसे पहले बिहार का नाम ले लेते हैं और आप ही के शासनकाल के उन 15 सालों को याद करने लगते हैं। तो ये भी याद करिए, ये भी एक तस्वीर है। लेकिन उदित राज जी, ठीक है सर, ठीक है, उदित राज जी, केसी त्यागी कह रहे हैं पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। इधर अनवर पाशा कह रहे हैं इंटैक्ट है, जो गठबंधन को लेकर बनवाया वही चल दिया। इंटैक्ट कैसे है? आपका जवाब। 80 करोड़ जनता। ठीक है अनवर पाशा जी, रुक जाइए। ये विकास है। ठीक है, रुकिए। अरे आज विकास की बात मत करिए, आज अभी बहुत समय मिलेगा, रुक जाइए। उदित राज जी, किलो अनाज पर सिर्फ उदित राज जी की आवाज ऑन एयर जा रही है। देश की युवा जो है, हाँ मानक जी, उदित जी, राकेश में। और सवाल यह है कि केसी त्यागी ने यह कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है गठबंधन टूटने के लिए, नीतीश कुमार के जाने के लिए। इधर अनवर पाशा जी कह रहे हैं कि अभी भी इंटैक्ट है। क्या इंटैक्ट इस तरीके से होता है क्या गठबंधन? राकेश जी, देखिए, इससे भी बड़ी गहरी बात है तो किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो आपके लिए भी हमारे लिए। मुझे इस समय कांग्रेस का प्रवक्ता के दृष्टि से न देखे, कॉमन सिटीजन इस देश का, एक नागरिक की दृष्टि से, अरे कोई जुबान का मतलब है, कोई विचार का मतलब है। जो कल तक ये कहता था दलित, पिछड़े, आदिवासी के लिए जनगणना जरूरत है, सेकुलरिज्म को ले, आज उसी को धोखा दे देना। सवाल इस बात का है। दूसरी बात है कि मैं मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अब बीजेपी के अध्यक्ष वहाँ बिहार के कहा, मैंने पगड़ी बांधी है, जब तक उखाड़ न दूं नीतीश कुमार को तब तक पगड़ी नहीं उतारूंगा। आज वही पगड़ी बांध करके नीतीश के नीचे काम कर रहे हैं। ये कोई नैतिकता का
पैमाना है ये कहने को कि इंडिया गठबंधन में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन में ये एनडीए नहीं है कि मोदी जी डिक्टेटरशिप के साथ काम करते हैं और अपने एलआई चाहे अकाली दल को छोटा किया, जेडीयू का कितना अपमान किया और शिवसेना को छोटा किया। ये कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस उसमें से एक है। वो ये नहीं कि कांग्रेस डिक्टेटर है, इसको बना दे, उसको बना दे, उसको बना दे। प्रपोजल रखा गया था, ममता जी भी थी। डेमोक्रेसी में ये सब चलता है और डिक्टेटरशिप में तो तुरंत फैसला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कांग्रेस तो चाहती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी नहीं चाहती थी इनको, टीएमसी नहीं चाहती थी। तो क्या आप चाहते हैं कि देश में डिक्टेटरशिप लागू हो? नहीं, अरे आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चाहती थी, वो तो पंजाब में कह दी कि अकेले लड़ेंगे, नेहरू बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया कि अकेले लड़ेंगे चुनाव। सवाल उस बात का नहीं है। नहीं, उसी बात का है। आप लोग एक कॉमन कॉन्सेंसस नहीं बना पाए कि सारे जो एलाइज आपके साथ के उदित जी, वो सब एक सूत्र पर सहमत रहे, एक लाइन पर सहमत रहे। सहमति नहीं बन पाई, यात्रा अलग निकल गई, लोग अलग अलग चलने लगे। अरे भाई आप केवल जीतने हारने के ही हिसाब से देखते हैं। कोई शत्रु देश है, मतलब साम दाम दंड भद बेईमानी ईडी सीबीआई, मैं उसको नहीं कहता कि ठीक है हम चुनाव लड़ने में बहुत ज्यादा हम माहिर नहीं है, क्योंकि हम दांव पेच या तिकड़म करना या चाणक्य की नीतियों पे नहीं चलते। न हमें चाहिए, एक विचार होता है, एक सिद्धांत होता है। ठीक, सेकुलरिज्म हमारा सिद्धांत है, रहेगा। ठीक है, मैं आऊंगा आपकी बातों से। क्या मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अनिजेश जी से समझूंगा कि क्या ऐसा लग रहा है कि उदित जी अभी से मानकर चल रहे हैं कि 24 में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उससे पहले प्रभात जी इनका जवाब दे दीजिए, क्योंकि सीधे जेडीयू पर हमला था। प्रभात रंजन जी, आवाज आ रही है आपको? कि ना ये सिद्धांत की ओर देख रहे हैं, ना नीति की ओर देख रहे हैं, ना एजेंडा है। एनडीए को कुछ चाहिए तो एनडीए का अपना एजेंडा है, इंडिया गठबंधन का अपना एजेंडा था। तो क्या इस एजेंडे को बढ़ाए? या तो हर कोई जानता, पूरा देश जानता कि सूत्रधार अगर अपोजिशन के कोई बने थे वो नीतीश कुमार ही थे। जो लोग एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सो, उनको एक मंच पे लाने वाले नीतीश कुमार ही रहे, चाहे वो ममता बनर्जी टीएमसी हो, चाहे वो आप हो या अन्य दल हो। एक छतरी के ऊपर जो आदमी ला रहा हो, पूरी मेहनत कर रहा हो और उनके सारे सुझावों को दरकिनार करते हुए अपनी अपनी हांडी लोग पका रहे थे और पकाने की शुरुआत कर भी दिए थे। पहले मीटिंग बैठती है पटना में, उसका आप देखिए लब्बो लुआब क्या रहा, पूरा क्या निकल के आया। दूसरी, तीसरी, चौथी मीटिंग आते आते सब कुछ दिखना क्लियर हो गया। मीटिंग छोड़ करके राहुल जी अपनी रैली निकाल रहे हैं। तो जो हमारी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए खुद कांग्रेस को टूटने और फूटने के लिए खुद कांग्रेस ही जिम्मेदार, तो सही कहा जा रहा है। और इनके जो भी हैं, इनके पास अपना सचमुच में कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है, चीज को बनाना है। ठीक है अनिजेश जी, क्या एजेंडा नहीं होना, राहुल गांधी की सिर्फ इमेज बिल्डिंग की कोशिश यात्रा के जरिए अलायंस के साथ बैठकर बातचीत नहीं करना, ये इंडी गठबंधन के टूटने की वजह बना? नंबर एक। नंबर दो बात, जो सवाल मैंने पहले पूछा था कि उदित राज जी की बातों से क्या आपको लगा कि कांग्रेस पार्टी ने अभी अपनी हार मान ली है? राकेश जी, पहली बात तो बड़ी साफ सी है कि जेडीयू अब नहीं, सरकार पलटने के बाद नहीं, इससे पहले भी केसी त्यागी के आप बयान देखेंगे तो वो कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे थे ये बात जान लेनी चाहिए। न सिर्फ जेडीयू बल्कि टीएमसी, आम आदमी पार्टी और अन्य दल जितने हैं, वे भी लगातार कांग्रेस को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे उसमें साफ था कि ये इंडी अलायंस कर का जो गठबंधन बना है, इसमें कहीं कोई किसी तरीके की आपसी समन्वय की स्थिति नहीं है। अखिलेश यादव ने तो चालू पार्टी कह दिया कांग्रेस को एक इलेक्शन के दौरान, मध्य प्रदेश इलेक्शन के दौरान, बड़े धोखेबाज है, मुझको धोखा दे दिया तो आपको क्या करेंगे। अरे लोग भूलते थोड़ा ना, ये लोग यहाँ पर बैठ करके पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आकर के गोल गोल करते रहते हैं। आप एक बात बताइए कि आज जो पलटू राम कह रहे हैं, उससे पहले भी इन्होंने पलटू राम कहा था, फिर इनके उन्हीं लोगों ने, आरजेडी ने इनके साथ बना ली थी। लालू यादव ने तो कहा था इनके पेट में दाढ़ी है, पता नहीं क्या क्या बयान दिए थे, और वही नीतीश कुमार ने इनके बारे में दिए थे।
कोई पार्टी इससे बची हुई नहीं। बात बड़ी साफ सी है। एक बात जान लीजिए कि ये सिर्फ ये जो सरकार पलटी है, इसका असर न सिर्फ बिहार पर बल्कि भारत की समूची राजनीति पर, भारत की उस समूची राजनीति पर पड़ने वाला है जो नकारात्मक राजनीति लेकर के चल रहा था कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाओ। ठीक है, वहां ठीक है, वक्त इतना ही है, शपथ ग्रहण समारोह में ज्यादा समय चला गया, लेकिन जो झांकने वाली बात आप उदित जी कह रहे थे, अब देखिए अब तो जनता झांकेगी। चुनाव आ गया, किस नेता ने क्या कहा नहीं कहा, किसको वोट देना है नहीं देना है, लेकिन हाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब इक्वेशन ऐसा बैठ रहा है कि हो सकता है कि 400 के पार बीजेपी ना चली जाए। यह भी तय कर देगी देश की जनता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।